नमस्कार साथियों, बीती रात हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया 26 दिसंबर को। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इनके जीवन के बारे में काफ़ी बातें, क्या-क्या उपलब्धियाँ थी और क्या-क्या इनके रिफॉर्म्स थे, जिसकी वजह से भारत के एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को एक नया आकार देखने को मिला है। तो बात करते हैं मनमोहन सिंह जी की। का निधन हुआ है 92 वर्ष की एज में। एम्स ने रात को इसकी घोषणा कर दी थी। और बात करें कि 2004 में ये पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और 2009 में भी जीते थे और पूरा इनका प्रधानमंत्री के तौर पे जो कार्यकाल था 2004 से 2014 के बीच में यहाँ पे रहा था। ये जो मनमोहन सिंह जी की बात करें तो जो स्टार्टिंग थी ये बहुत ही मतलब इकोनॉमिकली चैलेंज्ड लोगों में थी और पढ़ाई के थ्रू स्कॉलरशिप ले लेकर के आगे गए और पढ़ते गए और पीएचडी की उपलब्धि इन्होंने हासिल करी और बाद में काफ़ी सारी बात कर सकते हैं कि बैंक सेंट्रल बैंक के ये हेड बने। के बाद में ही सर्व्ड एज द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। उसके बाद में फाइनेंस मिनिस्टर भी ये बने थे और बाद में उसके बाद में आप जानते ही हैं प्रधानमंत्री भी ये बने थे 2004 में। आगे बात करें कि इकोनॉमिक लिबरेशन में इनका क्या महत्व था उसके बारे में बात करते हैं। तो ये बात है 1991 की, जब कांग्रेस की सरकार थी और पीवी नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे। उनकी कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे लाया गया मनमोहन सिंह जी को। और इकोनॉमी एट द टाइम, उस समय पे जो इकोनॉमी थी वो सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रही थी और उस समय पे मनमोहन सिंह जी एक चीज लेकर आए जिसको बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और उस रूल के तहत, उस नीति के तहत अब जितनी भी बाहरी कंपनीज थी वो भारत में आकर इन्वेस्ट कर सकती थी। ये प्रपोजल लेकर आए थे मनमोहन सिंह जी। सिंह लेड द इनिशिएटिव टू डीरेगुलेट द इकोनॉमी टू अवॉइड द कोलैप्स। तो बेसिकली इंडिया की इकोनॉमी एक कोलैप्स की तरफ ही जा रही थी, उसको डीरेगुलेट करके एक बेहतर स्थिति में लाने का काम मनमोहन सिंह जी ने यहाँ पर किया था। आगे बात करें इसी के आगे चलते काफी सारा अपोजिशन भी देखने को मिला इस नीति के चलते इनको, लेकिन एट द एंड ये भारत के फेवर में ही तो देखने को मिली। इसी नीति की और बात करते हैं। ही टुक अ बोल्ड मेजर दैट इंक्लूड डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, रिड्यूसिंग द इंपोर्ट टैरिफ। जितने भी इंपोर्ट टैरिफ्स थे जो कि बाहर से आ रहे थे उनको रिड्यूस करने का काम इन्होंने किया था। एंड प्राइवेटाइजिंग स्टेट ओन्ड कंपनीज, और जितनी भी स्टेट ओन्ड कंपनीज, सेंट्रल कंपनीज, उनको प्राइवेटाइजेशन करने का काम इन्होंने यहाँ पर किया था। इससे हुआ क्या कि हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके की स्थिति थी कि 2 वीक बेयरली इनफ टू पे 2 वीक ऑफ इंपोर्ट। एक समय ऐसा भी आ चुका था कि 2 हफ्ते का इंपोर्ट का पैसा देने का ही जितना पैसा ही था सरकार के पास। तो इस नीति के तहत बाहर से पैसा आने लगा देश के अंदर और एक तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस जो था उससे हम बच पाए। He was famously quoted। और 1991 में ही अपनी जो ये फर्स्ट बजट इन्होंने जो पेश किया था उसकी स्पीच में इन्होंने बोला था, क्या बोला था? नो पावर ऑन द अर्थ, नो पावर ऑन द अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। कि कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती अर्थ में उस आइडिया को जिसका आने का समय हो चुका है। लेटर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने थे और उन्होंने कंटिन्यू करा अपनी पूरी इकोनॉमिक पॉलिसीज को और काफ़ी सारे चेंजेस करे यहाँ पर। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम बात करना चाहते हैं यहाँ पे, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू आइडेंटिटी। ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। इनके रिफॉर्म्स की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन के तहत जितने भी बच्चे हैं 6 से 14 साल की उम्र की, उनकी एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। इसके बारे में इन्होंने रूल्स यहाँ पे लगाए थे। राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट्स जिनकी एज 6 से लेके 14 के बीच में है। ये लॉ आज भी काफी सारे हमारे लगभग सभी स्कूलों में लागू है, जिसके लिए फिक्स जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स होते हैं उनको आरटीई के तहत एडमिशन दिया जाता है। उसके बाद बात करें तो राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको गवर्नमेंट के किसी कार्य के बारे में जानकारी चाहिए तो आप आरटीआई लगाते हैं, वो भी यही लेकर आए थे, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ठीक है ना? तो दीज आर द फ्यू पॉइंट जो कि आप मेंशन कर सकते हैं इनके कार्यकाल में जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हुई के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डील थी जो कि थी यूएस के साथ। तो जैसा कि आप जानते हैं 1998 में पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था जिसमें सक्सेसफुली हमने यहाँ पर एक टेस्ट किया था, न्यूक्लियर टेस्ट, जो कि सक्सेसफुल रहा था। उसके बाद से यूएस ने आइसोलेशन बना लिया था इंडिया के साथ और यूएस के साथ संबंध थोड़े खराब हो गए थे इंडिया के साथ और उसको इन्होंने बेहतर करने की कोशिश करी 2008 में। और 2008 में मिलके यूएस गवर्नमेंट के साथ इन्होंने एक डील साइन करी। उस डील के तहत काफी सारे सोशल रिफॉर्म्स और काफी सारे ट्रांजैक्शंस हुए यूएस और इंडिया के बीच में और इस ट्रीटी की वजह से काफी बेहतर रिलेशन हुए यूएस और इंडिया के। तो इसी तरीके की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।